नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881। कौन कौन से चैप्टर है इसमें अपने? केवल 17 ही बात करते हैं, तो 17 ही किया है। या 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 और 17 है। पर फिर भी अपन बात करते हैं क्या। अच्छा, ये पराक्रम लिखित का मतलब क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? जब मैं आपको कहता हूं कि साहब लॉ क्या है, विधि क्या है, तो फिर आप क्या कहते हो? लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, है ना। समाज के व्यवहार को नियंत्रण और नियमित करने का एक साधन, इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा तो है नहीं कि साहब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लाकर दे दिया आपको, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। ये एक कल्पना है हमारी कि साहब ये एक ऐसा साधन है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। ये भी क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल। अब नेगोशिएबल क्या होता है? वैसे नेगोशिएबल को हम कहते हैं नेगोशिएट करना। नेगोशिएशन क्या होता है? भावताव करना, उतार चढ़ाव करना। यदि कोई बात होगी तो आप इतने पर समझ जाओ, और यदि ये कोई बात होगी तो इतने पर समझ जाओ, ठीक है। ये तो होता है नेगोशिएट करना। पर ये नेगोशिएबल पराक्रम में का क्या मतलब होता है? एक ऐसी लिखित होती है जिससे हम हमारे अधिकारों को ट्रांसफर करते हैं। तो क्या लिखेंगे? एनी रिटन इंस्ट्रूमेंट दैट ट्रांसफर द राइट्स। कोई भी लिखित दस्तावेज जो अधिकार को अंतरण करता है। लिखो any written instrument that transfers the right, that transfers क्यों लिखा है? ट्रांसफर क्यों नहीं लिखा? नलिनी, ट्रांसफर्स क्यों लिखना है? इंस्ट्रूमेंट सिंगुलर नाउन है। एनी इंस्ट्रूमेंट है ना, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफर कर रहा है। हिंदी में लिखेंगे कोई भी लिखित दस्तावेज जो अधिकारों का अंतरण करता है। इसमें हम कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट देखेंगे? हम 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? ये 3 चीजें। नंबर 1 वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं? 3 तरह के। नंबर 1 प्रोमिसरी नोट, जिसको हम कहते हैं वचन पत्र। क्या हुआ दीपक? कहाँ अटक रहे बेटा? डेफिनेशन लिख ली। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट है। एक तो है वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट। दूसरा है विनिमय पत्र। विनिमय पत्र को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और तीसरा है चेक। इस चेक की स्पेलिंग CHECK है या CHEQUE है। QUE। उस चेक का मतलब होता है रोकना। उस चेक का मतलब होता है चेक भी करना, रोकना। उस चेक का मतलब होता है रोकना, और इस चेक का मतलब होता है ये इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हालांकि अधिकारों का लेन देन की बात कर रहे हैं। एक ऐसा कागज है जिससे कि हमने अधिकारों का ट्रांसफर किया है। तो जाहिर सी बात है कि यदि जहां भी मैं अधिकारों की बात करूं तो अधिकारों के लेन देन, द क्रिएशन ऑफ राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट, तो कार्यवाही आएगी कौन सी? सिविल।
सिविल कार्रवाई आएगी, क्रिमिनल तो नहीं बनेगी। पर इस एक्ट में क्या कहा कि ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, उन 3 इंस्ट्रूमेंट में 2 इंस्ट्रूमेंटों के लेन देन की कार्रवाई तो सिविल कार्रवाई की तरह की जाएगी, जबकि जो तीसरा वाला इंस्ट्रूमेंट है चेक, उसकी कार्रवाई जो उसकी जो लायबिलिटी होगी, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे आपराधिक कार्रवाई करने से पहले हम उसको नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। किनको? जिसने हमें चेक दिया है और हमने खाते में भुनाने के लिए वो चेक लगाया, पैसा कम होने की वजह से वो पैसा विड्रॉ नहीं कर पाए, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, पहले एक नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नोटिस भेज रहे हैं कि साहब आपके द्वारा दिया गया चेक का भुगतान नहीं हो रहा, अतः आप हमें पैसों का भुगतान कर देना। और ऐसा नेगोशिएट किए जाने की बात को करने के बावजूद भी वो आपको पैसों का भुगतान नहीं करता है, तो अब आपका एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कितने समय के बाद का, इतने समय तक जो आपने उसको सूचना दी थी कि साहब आप हमें हमारा पैसा लौटा दो, ये कर दो, और ऐसी इंफॉर्मेशन दिए जाने के बाद में भी ये तय जो मुकर्रर समय है वो बीतने के बावजूद वो पैसा नहीं देता है, तो कहा जाता है उस समय आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। और वो जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा उससे कोर्ट में जाने की जो मियाद होगी उसको हमें याद रखना है। ठीक है, वापस आते हैं। किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट? 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। अमूमन आप आरजेएस के अलावा किसी दूसरे एग्जाम में बैठोगे या फिर आरजेएस के एग्जाम में भी बैठ लो तो फिर लिखा जाएगा कि साहब निम्नलिखित में से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हो सकता है वो उसमें आपको हुंडी डाल दे, जैसे कि वचन पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और हुंडी। तो कौन सा नहीं है? हुंडी नहीं है। और भी इसके अलावा कई सारी चीजें डाल सकता है, जैसे कि करेंसी, भारत की करेंसी लिख सकते हैं। एक्चुअली भारत की करेंसी एक प्रोमिसरी नोट है, पर उस इंडियन करेंसी को प्रोमिसरी नोट में से एक्सक्लूड किया गया है। इसके बावजूद भी कि साहब करेंसी क्या है? एक प्रोमिसरी नोट है। अच्छा, आम बोलचाल में अपन प्रॉमिसरी नोट या वचन पत्र किसे कहते हैं? कि मैं ये चीज देने को कि साहब मैंने खुशवीर को दिए 20,000 रुपए, ठीक है, कोई लिखा पढ़त नहीं किया, या फिर ना स्टाम्प पेपर कागज पर तो नहीं किए, पर मैं आज देते वक्त मैंने एक सादा कागज पर खुशवीर से लिखवा लिया कि साहब आज दिनांक को मैं आरिफ खुशवीर के द्वारा 20,000 रुपए मांगे जाने पर खुशवीर को दे रहा हूँ, इस शर्त पर, अच्छा शर्त नहीं, बिना शर्त के होना चाहिए, जब भी मैं खुशवीर से मांगूंगा खुशवीर मेरे को 20,000 रुपए का पुनः भुगतान करेंगे। तो देखो कब भुगतान करेगा खुशवीर? जब मैं उससे मांगूंगा। तो मतलब है कि वचन पत्र में जो भी पैसा दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा? मांगने पर। एक बात तो ये होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? किसी भी तरह की कोई शर्त इंक्लूड नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो प्रॉमिसरी नोट है। तो मैंने कागज पर ये लिखवा लिया और जब मैं खुशवीर के पास गया वापस, क्या लोग खुशवीर 20,000 रुपए तो दे, और खुशवीर साहब ने क्या कर दिया? मना कर दिया। यदि खुशवीर से उस समय में ऐसे 20,000 रुपए दिए जाते वक्त खुशवीर के खाते से प्राप्त एक 20,000 रुपए का चेक ले लेता और खुशवीर ने कहा कि सर एक काम करना, इस चेक पर तारीख आप आज की मत लगाओ, मैं करीब 6 महीने के बाद 20,000 रुपए की व्यवस्था अपने खाते में कर दूंगा, उस वक्त आप इस पर तारीख लगा देना और इस चेक से बैंक में लगाकर वो आप 20,000 रुपए उठा लेना। मैंने उस समय की तारीख लगाई और बैंक में गया, कहा कि साहब 20,000 रुपए दो, और बैंक में खुशवीर के खाते से मुझे 20,000 रुपए निकाल के दे दिए। देखो चेक भी 2 तरह के होते हैं, मतलब चेक को अपन किस किस तरह से डील करते हैं। ये लंबा चेक है, मान लो ये चेक है, और इस चेक पर मुझे मान लो मैं क्रॉस में ना, मतलब इस कॉर्नर पर 2 लाइन खींच देता हूँ, तो इसका मतलब है वो चेक का अमाउंट किसमें ट्रांसफर होएगा? खाते में। खुशवीर के अकाउंट से पैसा किसके खाते में जाएगा? मेरे खाते में। कैश भुगतान नहीं करेंगे। और यदि वो मैंने 2 लाइन नहीं खींची है तो इसका मतलब ये है कि खुशवीर के खाते से मैं पैसा सीधा निकालकर कैश लेकर आता हूँ। वापस आते हैं उसी सवाल पर। खुशवीर ने मुझे चेक दिया, मैं गया और उसने मेरे को 20,000 रुपए का भुगतान कर दिया, तो क्या किसी तरह की कोई लायबिलिटी बनी? नहीं, दे दिया और हो गया। प्रॉमिसरी नोट के लिए मैं चेक की बात कर रहा हूँ। प्रॉमिसरी नोट के समय यदि खुशवीर मुझे पैसा देने का मना कर देता है, उस स्थिति में क्या होता है?
और उस स्थिति में जिसमें कि मुझे खुशवीर ने चेक दिया, बैंक गया, बैंक ने कहा कि सर खुशवीर के अकाउंट में इतने पैसे अवेलेबल नहीं, और वो जो मेरा चेक था वो क्या हो गया है, डिश ऑनर हो गया है, ऑनर नहीं हुआ, मतलब कि चेक का भुगतान नहीं हुआ है, अनादरण हो गया, और उसने मुझे ये कहते हुए लौटा दिया कि खुशवीर के खाते में कोई पैसा नहीं। तो दो स्थिति थी, प्रॉमिसरी नोट के समय की स्थिति और एक चेक के समय की, चेक के डिश ऑनर होने की स्थिति में। तो जब प्रॉमिसरी नोट में के तहत भुगतान नहीं दिया जाता है तो मेरे पास में क्या अधिकार है कि साहब मैं अपने पैसे का भुगतान कैसे करवाऊंगा, एक सिविल सूट पेश करना पड़ेगा। जबकि चेक के डिश ऑनर की स्थिति में क्या व्यवस्था है मेरे पास, चेक क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, और चेक के डिश ऑनर होने की स्थिति में खुशवीर पर क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। हालांकि वो प्रोसीजर पूरा फॉलो होने के बाद पहले नेगोशिएट करूंगा मैं खुशवीर को, घर पे आके एक नोटिस भेजूंगा, सूचना भेजूंगा खुशवीर को कि आपको मैंने 20,000 रुपए दिए थे, उसके एवज में आपने चेक दिया था, इस समय पर चेक लगाने की बात कही थी, मैंने ये चेक तय समय के अंदर लगाया और बैंक के द्वारा डिश ऑनर हो चुका है, अतः आप मुझे मेरे पैसों का भुगतान कीजिए। नोटिस था, भेज दिया खुशवीर को। उस नोटिस के खुशवीर को डिलीवर होने के बाद में 1 महीने तक इंतजार करूंगा कि साहब क्या तो या तो खुशवीर मेरे को पैसा दे देवे, या खुशवीर मेरे को कोई दूसरा चेक दे देवे, या खुशवीर मुझे फोन करके ये कह दे कि सर अब मेरे खाते में 20,000 रुपए मैंने डाल दिए हैं, अब आप वो चेक वापस से जाकर लगा दो, पैसा मिल जाएगा आपको। तो इन 3 तरह की बातों में खुशवीर ने मुझे कुछ भी आकर नहीं कहा। और जैसे ही 1 महीना खत्म हो गया, किसके बाद में, नोटिस के बाद, पैसे नोटिस को डिलीवर दिए जाने के बाद, नोटिस मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बाद 15 दिन है, 15 दिन है क्या, 1 मिनट अभी अपन समय देख लेंगे ना, अभी फिलहाल अपन ऐसी बात कर रहे हैं 30 दिन या 15 दिन, अपन कुछ समय मुकर्रर कर रहे हैं। जैसे ही वो समय खत्म हुआ, अब मेरे पास में क्या अधिकार है, एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, एक विवाद विषय अराइज हुआ है कि साहब अब मैं खुशवीर के खिलाफ जाकर सेक्शन नंबर 138 की कार्यवाही कर सकता हूँ। जहां कि आप कोर्ट में भी कोई एक्ट, कोई कोर्ट देखोगे उस पर लिख रखा होगा NI एक्ट 138, क्या लिखा हुआ होता है, मतलब जो NI एक्ट का जो मुकदमा चलता है वो कौन से सेक्शन के तहत चलता है, 138, धारा नंबर 138, उसके तहत मैं कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हूँ। अब कोर्ट क्योंकि प्रॉमिसरी नोट की स्थिति में तो वारंट भेज ही नहीं सकती क्योंकि वो तो सिविल मैटर है, जबकि ये जो मैटर है कौन सा, चेक का, चेक के डिसऑनर होने की स्थिति में जो अपराध होता है वो कौन सा होता है, कॉग्निजेबल और कंपाउंडिंग ऑफेंस है ना, शमनीय और संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध की स्थिति में, अच्छा ये जो संज्ञेय अपराध है ना, इस संज्ञेय अपराध में साफ लिखा हुआ है कि 138 की स्थिति में आपको केवल कोर्ट में जाकर परिवाद ही पेश करना है, आप FIR दर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोर्ट ने पेश किया, हम परिवाद पेश करते हैं कोर्ट के समक्ष, और यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोर्ट कौन सा आदेश में, कौन सा सेक्शन में आदेश देती है, 155(2) में तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और 156(3) में कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस को आदेश देती है, गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है, बाकी की सब वही कार्रवाई जो अपन देखते हैं। तो एक तो लाइबिलिटी है कौन सी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, और एक लाइबिलिटी है सिविल लाइबिलिटी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और वचन पत्र में सिविल लाइबिलिटी और चेक के मामले में क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, विनिमय पत्र किसे कहता है, किसी चीज, क्या चीज, देखो एकदम साधारण एग्जांपल से समझते हो, मैंने दीपक को मेरे 2 लाख रुपए दिए हुए कि साहब दीपक आप ये मेरे 2 लाख रुपए आप अपने पास में रख लो, मुझसे 50,000 रुपए ऋतिक मांगता है, तो मैंने ऋतिक को एक कागज लिख कर दिया कि ऋतिक आप मुझसे 50,000 रुपए मांगते हो, ये कागज ले जाकर आप दीपक को दे देना, क्योंकि मैं दीपक से कितने लाख रुपए मांगता हूँ, 2 लाख। तो आपके मेरे द्वारा ऐसा लिख दिए जाने के बाद जब ये आप कागज किसको दोगे, दीपक को, तो दीपक आपको क्या दे देगा, उसमें से 50,000 रुपए दे देगा। ऋतिक को दे दिया मैंने कागज, ये जो कागज है वही बिल ऑफ एक्सचेंज है। लेकर गया दीपक के पास, दीपक ने कहा अच्छा आरिफ साहब ने लिखा है, अरे हाँ वो 2 लाख रुपए मुझसे मांगते हैं वैसे भी, ये लो 50,000 रुपए, और उस पर 50,000 रुपए की पावती करके ये क्या कर देंगे, उस पर सिग्नेचर करवा के अपने पास एज एन प्रूफ रख लेंगे। लिख लिया, ये भी राजी, दीपक भी राजी, मैं भी राजी, ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। और चेक किसे कहते हैं,
ये जो स्थिति जिसमें मेरे पास मेरे पैसे दीपक के पास में जो स्थिति वो जो जमा है ना, दीपक के पास में नहीं होके यदि बैंक के पास में जमा है तो फिर वही ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगा, चेक बन जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास में तो ट्रांजैक्शन क्या हो गया, और प्रोमिसरी नोट क्या है, मांग किए जाने पर बिना शर्त के किया गया वचन का पैसों का भुगतान वचन पत्र है। अच्छा, नोट भी क्या एक वचन पत्र है जिसमें आरबीआई के गवर्नर एक साफ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब क्या है कि वो 100 रुपए आपकी जेब में पड़ा है तब तक वो वचन पत्र नहीं है। जब आपने 100 रुपए की सामान ले जाने की मांग की किसी को और वो आपके 100 रुपए की वैल्यू देकर आपको कितने रुपए का माल दे रहा है, 100 रुपए का माल दे रहा है, तो आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा कि मैं आपको 100 रुपए के भुगतान करने की वचन देता हूं। कर दिया उसने तो 100 रुपए का भुगतान के साथ ये जो 100 रुपए का नोट है उसके एवज में आपको क्या मिल चुका है, 100 रुपए का सामान मिल चुका है। मांगे जाने पर वो वचन पत्र, अदरवाइज वो एक कागज ही है, करेंसी लेकर पर पड़ी हुई है। हालांकि करेंसी को वचन पत्र में शामिल नहीं किया है। तो तीनों चीजें समझ गए। अब पहले अपन चैप्टर नंबर 17 देखने के पहले हमको जनरल सेक्शन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वही रटी रटाई बात, कौन से सन का अधिनियम है ये, 1881। एफ नंबर क्या है, 26। कौन सी तारीख को प्रेसिडेंट की सिग्नेचर मिले हैं इसको, अच्छा प्रेसिडेंट है क्या, 1881 का है। गवर्नर जनरल कहां से हुआ था, प्रिवी काउंसिल से, जब हमारे पास इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड का शासन था। सवाल ये है आपसे ऋतिक कि साहब 1881 में तो हमारी खुद की सरकार, 1881 में हमारी खुद की तो सरकार थी नहीं, किसका कानून था, नहीं किसका शासन था, अंग्रेजों का। तो ये 1881 भी ब्रिटिश का शासन का ही बना हुआ एक्ट है। तो हम आज क्यों पढ़ रहे हैं और ये आज भी क्यों लागू है, उस टाइम में काम कर रहा है, काम चल रहा है इसका, तो अभी यूज ना, उस टाइम से यूज हो रहा है तो आज भी यूज हो रहा है। कारण क्या है, कहाँ ऐसा प्रोविजन दे रखा है जिसमें कि उस बात को आज भी अपन लागू करवा सकते हैं, क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन में, ऋतिक ने, यश महेश क्या बात है, वो जो ये कह रहे हैं कि साहब 1881 का एक्ट है जो कि अंग्रेजी हुकूमत का है, पर फिर भी अपन पढ़ रहे हैं। क्या चीज, जेंडर क्या है बेटा, 8 तो नागरिकता से संबंधित है ना, सेक्शन आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक तो यहाँ तो है, पढ़ा तो है दीपक, आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 क्या कह रहे हैं, विधि में कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है तो वो वैसे ही वैसे लागू। यदि कोई लॉ जो संविधान के लागू होने से पहले बना है वो उस सीमा तक इनएक्टिव हो जाएगा जिस सीमा तक संविधान के प्रावधानों के वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, क्या हो जाएगा, केवल इनएक्टिव। और यदि अनुकूल है तब तो फिर वो वैसे ही एक्टिव रहेगा जैसे कि वो इंडिया का संविधान लागू होने के बाद बना। अच्छा, ये इनएक्टिव शब्द लिखने की जगह वॉइड भी तो लिख सकते थे, वॉइड क्यों नहीं लिखा, वो फार्म से लेवल पे कर रहा है, अगर वो प्रोविजन खत्म हो जाता है तो वहां से एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब कोई एक ऐसा एक्ट जो संविधान लागू होने से पहले एग्जिस्टेंस में था, वो संविधान के किसी एक ऐसे प्रोविजन को कंट्राडिक्ट कर रहा है या कंट्रोवर्सी में है, तो उसको लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑपोज कर रहा है। एक टाइम ऐसा आया जिसमें हमने उस प्रोविजन को क्या किया, वहां से हटा दिया, तो फिर ये जो प्रतिकूल कर रहा था उसकी प्रतिकूलता किसमें बदल गई, अनुकूलता में, तो फिर उस दरवाजे से होकर निकल जाएगा, ये भी उसी सीमा तक एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अच्छा तरीका से, इसलिए हम लोग सेक्शन ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेट आज तक पढ़ते आ रहे सेक्शन नंबर 13, तो 9 दिसंबर 9/12/1881 संख्या नंबर 26 वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है।
वचन पत्र विनिमय पत्र और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, अतः एतद द्वारा निम्नलिखित अधिनियम पारित किया जा रहा है। क्या अधिनियम है साहब? यह अधिनियम पराक्रमीय लिखित अधिनियम 1881 कहा जा सकेगा। इसमें भी शब्द नहीं भी आया, बाकी सब जगह शेल भी आ रहा था। स्थानीय क्षेत्र उन्दिया आदि के संबंध प्रथाओं तथा व्यक्तियों की लड़ाई में ढुकना है ना। सेक्शन नंबर 4 का है से, हालांकि पढ़ना नहीं है अपन को, केवल चैप्टर नंबर 17 ही है, पर फिर भी अपन पढ़ रहे हैं वचन पत्र क्या है। वचन पत्र की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 4 में, प्रोमिसरी नोट। आपका बैरेट क्या है भाई? ये पकड़ो तुम्हारा बैरेट, आपका तो है बैरेट क्या है? मैं हाँ, क्या कह रहा है वचन पत्र? जैसे कि अभी वचन पत्र बैंक नोट या करेंसी नोट न होने वाला, साफ लिख दिया है कि साहब करेंसी नोट इसमें शामिल नहीं है। ऐसी लेखबद्ध लिखित है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखित के वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत करने का उसके रचयिता के द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त वचन अंतर्विष्ट है। तो इसके कंटेंट क्या क्या हो गए साहब? निश्चित व्यक्ति है, रचयिता के द्वारा हस्ताक्षरित है, निश्चित धनराशि है और अशर्त विदाउट कंडीशन दिए जाने के बाद। इलस्ट्रेशन, मैं ख को या उसके आदेशानुसार 500 रुपए संदत करने का वचन देता हूं। बी, ये वचन पत्र है, कोई शर्त नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। बी, मैं स्वीकार करता हूं कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं ख को 1000 रुपए का ऋणी हूं जो मांग पर संदत किए जाने हैं। तो यदि मैं खुशवीर को 20,000 रुपए देता हूं तो मैं किस खुशवीर से क्या लिखवाऊंगा? सेम यही बात, मैं स्वीकार करता हूं कि प्राप्त मूल्य, मतलब प्राप्त मूल्य कितना किया? 20,000 रुपए के लिए मैं ख का 20,000 रुपए का ऋणी हूं जो मांग पर संदत किए जाने हैं, और नीचे खुशवीर साइन कर देगा और एक तरफ मैं साइन कर दूंगा, वो हो गया वचन पत्र। सी, श्री ख, मैं आपको 1000 रुपए का देनदार हूं। जी, ये जो स्टेटमेंट नंबर सी है वो वचन पत्र नहीं है। ये इसलिए वचन पत्र नहीं है कि पैसों को संदत नहीं किया गया, सिर्फ स्वीकार किया है। क्या कह रहा है? श्री ख, मैं आपको 1000 रुपए का देनदार हूं। पैसों को केवल ने उस लायबिलिटी को स्वीकार किया है मगर संदत नहीं हुआ है। नेक्स्ट, मैं ख को 500 रुपए और वे अन्य सब राशियां जो उसे शोधने होगी संदत वचन करने का वचन देता हूं। ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य सब राशियां कौन सी है? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। लिख दो, अनिश्चित धनराशि, मतलब निश्चित नहीं है। नेक्स्ट, मैं ख को 500 रुपए, उसमें से पहले वह धन काटकर जिसको वह मुझे देनदार हो संदत करने का वचन देता हूं। तो इसमें ये क्या लगा रहा है? शर्त लगा रहा है, अशर्त नहीं है। नेक्स्ट, गय के साथ अपने विवाह के 7 दिन के पश्चात मैं ख को 500 रुपए संदत करने का वचन देता हूं। इसका मतलब हो गया विवाह करेगा तो ही देगा, विवाह नहीं करेगा तो नहीं देगा। यह सशर्त है, अशर्त नहीं है। नेक्स्ट, मैं घ की मृत्यु पर ख को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, परंतु यह तब जबकि घ वह राशि संदत करने के लिए पर्याप्त धन मेरे लिए छोड़ जाए। शर्त लग गई है। नेक्स्ट, मैं वचन देता हूं कि मैं निकटतम आगामी 1 जनवरी को ख को 500 रुपए संदत करूंगा और अपना काला घोड़ा उसे परिधान करूंगा।
तो वचन पत्र केवल पैसों के भुगतान की बात करता है, पैसों के भुगतान के साथ अन्य वस्तु के भुगतान की बात नहीं करता। तो इसमें क्या क्या भुगतान की जा रही है? पैसा और वस्तु दोनों, अतः ये भी वचन पत्र नहीं है। ये इसलिए पढ़ाया मैंने आपको कि जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दोगे तो उसमें इसी सेक्शन नंबर 4 से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा वचन पत्र है या नहीं। लिख दिया सब आपने उसमें, शर्त है या ना शर्त है? नहीं। सेक्शन नंबर 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। नलिनी पढ़ो जरा। विनिमय पत्र ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त आदेश अंतर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संगत करे। विनिमय पत्र अपन पढ़ चुके हैं, अभी अपन समझ चुके हैं क्या है कि साहब एक लिखित बात है, हस्ताक्षरित है, अशर्त आदेश है, निश्चित व्यक्ति है और एक धन की एक निश्चित राशि संगत है। संदाय करने का वचन या आदेश इस धारा और धारा 4 के अर्थ में इस कारण सशर्त नहीं है कि उस रकम या उसकी किसी किस्त के संदाय के समय के बारे में यह अभिव्यक्त है कि वह किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के होने के पश्चात एक निश्चित कालावधि के बीच जाने पर होगा जो मामूली मानवीय प्रत्याशा के अनुसार अवश्यम भाग्य है, यद्यपि उसके होने का समय अनिश्चित हो। यदि अनसर्टेनिटी हो गई ना कोई, तब फिर अपन उसको शर्त नहीं मानेंगे ना, वो फिर अशर्त रहेगी। देय राशि इस धारा और धारा 4 के अर्थ में निश्चित मानी जा सकेगी, यद्यपि उसके अंतर्गत भावी ब्याज हो या वह विनिमय की उपदर्शित दर पर देय हो या विनिमय के अनुक्रम के अनुसार, और यद्यपि लिखत में यह उपबंध हो कि किसी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर अदत्त अतिशेष शोध्य हो जाएगा। ब्याज की राशि को भी यदि उसमें जोड़ कर दे रहे तो वो अनिश्चित नहीं बन जाएगा उसी वजह से, और एक यदि लेट होने की वजह से वो भुगतान नहीं कर पा रहा है तो इसकी वजह से भी अपन उसको अनसर्टेन नहीं मानेंगे, वो सर्टेनिटी भी रहेगा। छोड़ो बेटा, इतना ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 6 पे, जो किसकी डेफिनेशन बताना है? तो 3 डेफिनेशन, 3 में वचन पत्र, 4 में विनिमय पत्र और 4 में वचन पत्र, 5 में विनिमय पत्र, 6 में चेक। चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो, देखो क्या लिखा, चेक एक ऐसा विनिमय पत्र, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्येक चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है। प्रत्येक चेक विनिमय पत्र है, मगर प्रत्येक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक लिख लो। प्रत्येक चेक विनिमय पत्र है, मगर प्रत्येक विनिमय पत्र चेक नहीं है। पढ़ो जरा। चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंककार पर लिखा गया है। पहले अपन ने किसके नाम लिखा था? विनिर्दिष्ट व्यक्ति के नाम। अब ये क्या कह रहा है? विनिर्दिष्ट बैंक। और जिसकी मांग पर अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है। देखो क्या कहा है, कब देय होगा? केवल मांग पर। और इसमें विकृत चेक का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबिंब और इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक शामिल है। स्पष्टीकरण 1, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक से किसी कंप्यूटर साधन का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिखा गया और डिजिटल चिन्ह, ज्यामिति चिन्ह, छोड़ो बेटा छोड़ो, दोनों ये सब छोड़ दो, 7 पे आ जाओ। लेखीवाल या उपरवाल। 1 मिनट रुकना है ना। लेखीवाल या उपरवाल, विनिमय पत्र या चेक का रचयिता उसका लेखीवाल कहलाता है और संदाय करने के लिए तद द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति उपरवाल कहलाता है। देखो लेखीवाल कौन है? जो चेक लिख रहा है। यदि यस को मैंने लिख कर दिया तो मैं कौन हूँ? उपरवाल कौन है? दीपक। यश को लिखा है। संदाय करने के लिए तद द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति उपरवाल है ना? तो
लेकी वाल को हमने कहा इंग्लिश में ड्रॉवर ड्रोवर, और ऊपर वाल को हमने कहा ड्रोवी। ड्रोवी। एक मिनट रुकना है ना। सेक्शन नंबर 7 की बची हुई चीजें आप घर पे पढ़ लोगे आराम से, हालांकि अपना विषय नहीं है पर फिर भी पढ़ना है आपको। होल्डर, ड्यू कोर्स इन होल्डर। धारक कौन होता है? यदि आपके पास में 500 रुपए का नोट है तो अभी आप क्या हो उस 500 रुपए के धारक। मान लो कोई चेक दीपक ने लिखा जैनब के नाम पर, वो जैनब से चोरी हो चुका है, किसी दूसरे आदमी ने जाके चोरी कर ली, तो अभी उसका होल्डर कौन है? चोर। बैंक किसको देने के लिए बाउंड है? जैनब। होल्डर को। मैंने कहा था ना कि चेक एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो एक अच्छी मछली पूरे तालाब को अच्छा कर देती है। किसका एग्जाम्पल, किसका एक्सेप्शन है? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसका एग्जाम्पल है। और ये किसका एक्सेप्शन है? कि कोई आदमी अपने अधिकार से ज्यादा अधिकार किसी दूसरे आदमी को अंतरित नहीं कर सकता। दीपक ने जैनब के नाम एक चेक दिया 20,000 रुपए का, वो चेक 20,000 रुपए का चोरी कर दिया मैंने, और वो 20,000 रुपए का चेक मैंने किसी मोबाइल की दुकान पर देके लेकर 20,000 रुपए का मोबाइल खरीद लिया, और वो जो 20,000 रुपए का चेक था वो उस आदमी को दे दिया। वो गया चेक भुनाने के लिए 20,000 रुपए। अच्छा, अकाउंट पे नहीं होना चाहिए, यदि अकाउंट पे होगा तो वो खाते में किसके जाएगा? केवल जैनब के। वो गया और वो 20,000 रुपए लेकर उसने अपने मोबाइल में अपने ड्रॉअर में रख लिया। सेल्फ का चेक देंगे तो होगा ना सर? सेल्फ का मैं वही तो अकाउंट पे नहीं हूँ, अकाउंट पे है तो फिर वो किसके अकाउंट में जाएगा खाता? इसलिए अमूमन लोग बाग पैसा चेक अकाउंट पे ही करते हैं कि मान लो चोरी हो जाए तो भी उसी आदमी के खाते में जाए। ऐसा पीछे तो वो अपना अकाउंट का नंबर भी तो लिख सकते हैं ना कि साहब ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर है, तो अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो पता चल जाएगा कि किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, चोरी का पता चल जाएगा यदि अकाउंट पे हुआ है तो। और सेल्फ पे है तो वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, जैनब के पास 20,000 रुपए का चेक था, मेहनत करके इसने 20,000 रुपए दीपक से कमाए थे, दीपक के स्कूल में पढ़ा के या फिर कुछ भी करके। वो नोट चेक क्या हो गया? चोरी हो गया, मैं मोबाइल खरीद के आ गया, उसने खाते में पैसे लगा दिए और दीपक के खाते से 20,000 रुपए उठ गए। अब सवाल ये है क्या कि 20,000 रुपए जैनब को कौन देगा? चोर देगा या दीपक देगा? या फिर क्या वो जो जैनब है उस मोबाइल वाले को जिसकी दुकान से वो मोबाइल खरीद कर आया है उससे 20,000 रुपए दिए जाने को कैंसिल करवा सकती या नहीं करवा सकती? तो ये कहेंगे कि साहब उस मोबाइल वाली दुकान की तो क्या गलती है उसमें कि साहब उसके पास वो कहां से आया? तो मोबाइल वाली दुकान ने इस गुड फेथ में वो चेक लगाया है कि वो जो चोर था वही उसका असल होल्डर था और उसी के तहत उसने उसको मोबाइल की डिलीवरी दी है। तो जो पैसा मोबाइल के एवज में गया है वो कैंसिल नहीं करवा सकता। हाँ, यदि चोर अपनी पकड़ में आ गया तो हम उससे 20,000 रुपए की भुगतान की खजाना करवा सकते। दीपक अपनी लाइब्रेरी से फ्री हो चुका है। धारक क्या है साहब? पढ़ो जरा। वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के धारक से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अपने नाम से उस पर कब्जा रखने का और उस पर शुद्ध रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है। ठीक है। जहाँ की वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक खो जाता है, नष्ट हो जाता है, वहाँ उसका धारक वह व्यक्ति है जो कि ऐसे खो जाने या नष्ट होने के समय ऐसा हकदार था। क्या मतलब हुआ है? नष्ट हो जाने के समय वो हकदार था तो वही उसका असल धारक है। वैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये आ जाएगी उस चोरी वाली बात। पढ़ो जरा। सम्यक अनुक्रम धारक से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक में वर्णित रकम के देय होने से पूर्व और यह विश्वास करने का कि जिस व्यक्ति से उसे अपना हक व्युत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति के हक में कोई त्रुटि वर्तमान थी पर्याप्त हेतु रखे बिना उस दशा में जिसमें कि वाहक को देय है उस पर प्रतिफलार्थ काबिज हो गया है। देखो, सम्यक अनुक्रम धारक में वो जो चोर ने जाकर उसको मोबाइल खरीदा है, उसने गुड फेथ में खरीदा है कि साहब उसको पता होगा कि ये चेक उसी का ही है, वो सम्यक अनुक्रम धारक है।
प्रतिफलार्थ काबिज हो गया है, अथवा उस दशा में जिसमें कि वह आदेश अनुसार देह है उसका पाने वाला या प्रष्ठांकित हो गया है। या तो जैनब ने चेक ही जाकर यश को ही दे दिया कि साहब ये 20,000 रुपए तुम ले लेना, या फिर जैनब से वो पैसा चोरी हो गया और चोर ने क्या कर दिया, किसी दूसरे आदमी से जाकर प्रतिफलार्थ उससे कोई ना कोई सामान ले लिया। सेक्शन नंबर 13, कहाँ है डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की? सेक्शन नंबर 13 क्या है? परक्राम में लिखित से या तो आदेशानुसार या वाहक को दे वचन पत्र, विनय पत्र या चेक विक्रेता। कितनी चीजें आ रही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में? केवल 3 चीजें। आगे चलना है, स्पष्टीकरण नहीं बस बहुत है। चेक, विनिमय पत्र या वचन पत्र पर क्या क्या लिखा हुआ है? अंकों में भी लिखा हुआ है और शब्दों में भी लिखा हुआ है। तो प्रिवेल कौन सा करेगा? जो शब्दों में लिख रखा है उसको प्रेफरेंस देगा। आप समझ गए? तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि ऐसी बात कहाँ लिखी हुई, तो आप क्या कहोगे कि साहब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो जिसकी 9 दिसंबर 1881 को लागू हुआ, उसकी धारा नंबर 18 में ऐसा लिखा हुआ। ऐसा मत पूछना, कहना तो कहीं तो लिखा हुआ होगा, है ना? हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से ठीक है, आरजीएस के हिसाब से ठीक नहीं है। बस ये केवल 2 स्थानों की 2 चीजों की बात कर रहा है। मैच्योरिटी कब आती है? वचन पत्र और बिल ऑफ एक्सचेंज में, चेक की बात नहीं कर रहा। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि साहब सेक्शन नंबर 25 जो हॉलीडे डिक्लेयर होता है वो कहां से डिक्लेयर हो रहा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन नंबर 25। जबकि वह दिन जिसको कोई वचन पत्र या विनिमय पत्र परिपक्व हो जाएगा, लोक अवकाश दिन हो, तब निकटतम पूर्व कारोबार वाले दिन शोध्य समझी जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मान लो कि साहब मेरे को एक चेक दिया था जो 2 महीने के अंदर अंदर लगा रहा था, तो मैं 2 महीने के अंतिम दिवस पर जिस दिन गया चेक लगाने के लिए, तो उस दिन से दीपावली की छुट्टियां डिक्लेयर हो चुकी थी। कितने दिन की छुट्टियां? मान लो 10 दिन की। तो ये जो चेक है वो तो 1 दिन के बाद तो एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर इसके बारे में क्या समझा जाएगा? जिस दिन अंतिम दिन यदि क्या थी, पब्लिक हॉलिडे है, तो जिस दिन पब्लिक हॉलिडे खत्म होगा वो दिन इसका अंतिम दिन समझा जाएगा। स्पष्टीकरण है, लोक अवकाश पद के अंतर्गत रविवार आता है, और ऐसा कोई भी अन्य दिन आता है जिसे केंद्रीय सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा लोक अवकाश दिन घोषित किया है। और 80 दर विनिर्दिष्ट नहीं हो तो ब्याज कितने % तक हो सकेगा? क्या मतलब सर? भाई मान लो पैसा दिया है आपको, और आपने मेरे को कहा था मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, पर 2 महीने बाद आपने पैसा दिया नहीं। अभी तो बस केवल पैसों की बात थी, आपके ऊपर मैंने मुकदमा किया, मुकदमा चलता रहा,
तो फिर मेरे तो 2 लाख रुपए आपके पास पड़े, यदि मैं उसको कोई दूसरी जगह इस्तेमाल में लेता तो वो मुझे कमाई देती। अभी मेरे 2 लाख रुपए आपके पास पड़े तो मैं 2 लाख रुपए का तो हकदार हुई हूँ, प्लस ब्याज इंटरेस्ट मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा। तो सवाल ये है कि हमारे दोनों के बीच में तो ब्याज की कोई लिखत हुई नहीं थी, तब फिर कितना मांगूंगा? 18%। या तो पक्षकार से कोड इंट्रोड्यूस हो जाए कि साहब इतने % देना है, या फिर मैक्सिमम 18% तक दिया जा सकता है। ठीक है 18%। देखो बेटा लिखा हुआ है, उस पर देखो क्या लिखा हुआ है। सवाल ये है कि कब से ब्याज दिया जाएगा ना, क्या हुआ है? जबकि लिखत में ब्याज की कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं है, तब उस पर शोध्य रकम मध्य ब्याज की गणना लिखत के किसी पक्षकारों के बीच ब्याज संबंधी किसी करार के होते हुए भी उस तारीख से जिसको बाहरी पक्षकार के द्वारा उसका संदाय किया जाना चाहिए। कहां से? जबकि वो उसको संदर्भ करेगा उसकी तारीख से, उस तारीख तक जब उस पर शोध रकम निविदत या आप हो या ऐसी रकम के लिए वाद संस्थित के पश्चात ऐसी तारीख तक जैसा कि न्यायालय निर्दिष्ट करे प्रति वर्ष 18% की दर की हो सकेगी। तो कहां से होगा साहब ब्याज के भुगतान के बाद हिसाब? या तो देखो ये किस स्थिति में है जबकि ब्याज के बारे में कोई बात है नहीं, पर अमूमन क्या बात होती है कि साहब यदि मैं 2 लाख रुपए ऋतिक को दे रहा हूं तो मैं एक लिखत लिखूंगा कि साहब 2 साल के बाद में मैं जो भुगतान प्राप्त करूंगा तो इन 2 लाख रुपए पर या 2%, 10%, 20% के ब्याज के हिसाब से प्राप्त करूंगा। तो ये तो क्या स्थिति होगी? जिस वक्त मुझे ब्याज लेना है, जिस वक्त से ब्याज लेना है, कब से लूंगा? जिस दिन मैंने इसको पैसा दिया है। यदि ब्याज के बारे में कहीं लिखत नहीं है तो फिर ब्याज की शुरुआत कहां से मानी जाएगी? जिस दिन पैसा मिलना था उस दिन से, या तो पैसा मिले तब तक, या फिर न्यायालय में वाद संस्थित हो गया तो न्यायालय के आदेश से तब तक। कितने % तक? प्रति वर्ष। क्या कहना है? प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, पराक्रम में लिखित के बारे में उदाहरण नहीं, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है निम्नलिखित उदाहरण की जाएगी। लिखित है शेल और जनक, जहां कहीं भी शेल लिखा हुआ होता है या उदाहरणा की जाएगी, ये विधि की खंडनीय उदाहरणा होती है या अखंडनीय उदाहरणा होती है, या तथ्य की उदाहरणा होती है। तो उदाहरणा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, तथ्य की और विधि की। तथ्य की जो उदाहरणा होती है वो हमेशा खंडनीय होती है, जबकि विधि की जो उदाहरणा होती है वो 2 होती है। एक तो होती है विधि की खंडनीय और दूसरी अखंडनीय। जब जहां कहीं भी शब्द शेल लिखा हुआ होता है तो विधि की खंडनीय, विधि की खंडनीय उदाहरणा, और जहां कहीं भी मैं लिखा हुआ है तो तथ्य की उदाहरणा जो हमेशा ही खंडनीय होती है। और जहां कहीं भी लिख रखा है करेगा ही करेगा, मस्ट कंक्लूसिव प्रूफ होगा, जो होगी विधि की अखंडनीय उदाहरणा। तो ये कौन सी प्रिजम्पशंस है? विधि की खंडनीय उदाहरण और खंडनीय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। प्रतिफल के विषय में यह कि हर एक पराक्रम में लिखित प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी, और यह कि हर ऐसी लिखित जब प्रतिकृत, प्रस्तांकित, प्रक्रमित और अंतरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ प्रतिकृत, प्रस्तांकित, प्रक्रमित या अंतरित की गई समझी जाएगी। मतलब यह है कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो किसी दूसरे आदमी के पास में है तो कोर्ट ये मानेगा कि इसने ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे प्राप्त की है? विद कंसिडरेशन प्राप्त की, विदाउट कंसिडरेशन प्राप्त नहीं की है, जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूफ नहीं हो जाता है। तारीख के बारे में यह कि ऐसी हर पराक्रम में लिखित जिस पर तारीख पड़ी है ऐसी तारीख को ही रचित या लिखी गई समझी जाएगी। जो तारीख उस पर लिखी हुई है उसी तारीख को लिखी हुई समझी जाएगी। डी, अंतरण के समय के बारे में यह है कि पराक्रम में लिखित का हर अंतरण उसकी परिपक्वता के पूर्ण ही किया गया है। हाँ, पूर्व किया गया है।
परिपक्वता क्या होता है कि साहब ये जो चेक है वो इस समय के बाद में आदरित किया ही नहीं जा सकता, तो वो क्या हो गया, चेक उसमें मैच्योर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं किसी चेक पर कोई तारीख लगा देता हूँ तो उस तारीख के कितने समय के अंदर अंदर मुझे चेक को कोर्ट उसमें बैंक में प्रोड्यूस करना है, 3 महीने या 2 महीने, 3 महीने 2 महीने से बढ़ाकर 3 महीने किया, या 3 महीने से घटाकर 2 6 महीने, महीने तो उसको 3 6 महीने से 3 महीने के अंदर दरपेश करना। और यदि मैं 3 महीने की बाद की तारीख लगा देता हूँ और उस पर लिखी हुई तारीख है, मैं कह रहा हूँ सर मैंने ऐसा लगा दिया, तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगी कि साहब तारीख ने जो चेक था वो मैच्योर क्या उससे तारीख के लिखित होने के 3 महीने के अंदर। और यदि मैंने बाद की तारीख लगी और उसके बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस में बैंक में पेश कर रहा हूँ, तो कोर्ट क्या मानेगा कि साहब वास्तव में ये तारीख ठीक है और बैंक इस चेक के मैच्योर होने के पहले की तारीख है, तो तारीख के बारे में प्रिजम्पशन। सर हाँ, सर मैं घर पे जाऊँ। क्या काम हो गया है? चैप्टर नंबर 17, नंबर 138। ऑफेंस कौन से है साहब? यदि ये चेक अनादरित हो जाता है और ऐसी स्थिति में अपन कोर्ट में जाकर परिवाद पेश कर रहे हैं, तो इन ऑफेंसेस को कौन सा ऑफेंस समझा जाएगा? सेक्शन नंबर 147, दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध दंडनीय है और क्षमनीय है। और मैं कंपाउंडिंग ऑफेंस किसे कहते हैं बेटा? हाँ, वे अपना जो दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा से जनक कौन से सेक्शन में क्षमनीय अपराधों के बारे में बताया? बस याद किसी के नरेंद्र 320 पूछा हुआ सवाल है AIBE में, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन। क्षमनीय अपराध कौन से सेक्शन में? 320 में। और 320 में कितने तरह के क्षमनीय अपराध है? 2 अलग अलग टेबल दे रखी है। तो पहली वाली जो क्षमनीय अपराध है वो क्या कह रही है? विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट, विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट क्षमन किए जा सकते हैं। और दूसरी वाली टेबल में कंसेंट ऑफ कोर्ट। कोर्ट की कंसेंट लेनी जरूरी है। अब अपन ये कल देखेंगे बेटा, सेक्शन नंबर 138 से।